करनाल में रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हुए शामिल। युवाओं को दिया फिटनेस व एकता का संदेश। 2 माह तक आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। हरियाणा राजभवन में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राज्य का 60वां स्थापना दिवस। राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कलाकारों ने प्रस्तुति देकर बिखेरी लोक संस्कृति की अनुपम छटा। DFCCIL की अंबाला इकाई को समग्र क्षेत्र में दक्षता के लिए शील्ड देकर प्रतिष्ठित पुरस्कार से किया गया सम्मानित। निकाय ने नई दिल्ली में मनाया अपना 20वां स्थापना दिवस। और पंजाब विश्वविद्यालय में 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। छत्तीसगढ़, झारखंड व ओडिशा के नक्सल प्रभावित जिलों से आए 200 जनजातीय युवा करेंगे संवाद। नमस्कार, मैं हूं पायल भंडारी। अब समाचार विस्तार से। करनाल में आज माई भारत की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को फिटनेस व एकता का संदेश दिया। इस दौरान महाराजा अग्रसेन चौक से कर्ण लेक तक आयोजित पदयात्रा को विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कर्ण लेक पर यात्रा के समापन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह 2 माह का समय देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल को समर्पित है। गुजरात के केवड़िया में 20 दिन की पदयात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के लोग भाग लेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की अखंडता, सामाजिक सद्भाव व विकास के लिए कार्य करें। 31 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देश भर में होंगे, जिसमें दौड़े हैं, शपथ लेने के कार्यक्रम हैं, पदयात्राएं हैं और एक बड़ी पदयात्रा जो गुजरात में शुरू होगी, केवड़िया तक जाएगी। 6 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर तक 20 दिन की वो यात्रा है। वो सारे देश भर के लोग उसमें आने वाले हैं। हमारे हरियाणा से भी कुछ लोग जाएंगे, 5 लोग यहाँ से भी जा रहे हैं। सारे देश भर के जिलों का प्रतिनिधित्व होगा और 20 दिन तक वो उस यात्रा में रहेंगे। ऐसे ही कई जगह सेमिनार होंगे, कहीं कहीं विद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी कार्यक्रम होंगे और प्रतियोगिताएं होंगी, डिस्कशन होंगे और देश की एकता, अखंडता को एक प्रभावी विषय बनाकर जनता के सामने रखा जाए। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि यह यात्रा एकता, अखंडता तथा सद्भावना का प्रतीक है। यह दिखाती है कि सरदार पटेल ने तीतर भीतर देश को एक अखंड भारत बनाया। आज युवा खेल व सामाजिक क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर किया है और आज ये जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की यात्रा है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने एक मजबूत नेतृत्व, एक दूरदर्शी सोच और जिस प्रकार से उन्होंने आजादी के समय में एक तितर बितर जिस प्रकार से देश हो गया था, ऐसी योजना उस समय में अंग्रेजों की थी। उस समय में पूरे देश को एकजुट करके एक अखंड भारत उस समय में जो उन्होंने बनाने का काम किया, आज उसी एकता की नींव के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में आप नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगाकर देश में एकता व राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश दिया। बहुत कुछ करता है, जैसे डेवलपमेंट होती है, सब कुछ होता है और हम इसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे गैदर हुए हैं, सब कुछ हुआ है और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं कि हाँ, यूनिटी होनी चाहिए हमारे इंडिया में भी। राज्य के 60वें स्थापना दिवस को कल हरियाणा राजभवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ विधिवत दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर लोक संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरी गई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने बहुरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनकी शुरुआत हरियाणा राज्य के लोक नृत्य के साथ हुई। इसके बाद भांगड़ा की प्रस्तुति
प्रस्तुति ने रंग जमाया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य के साथ घूमर व देशभक्ति गीत भी पेश किए गए। इसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मोनिका ने देवी आराधना गीत की प्रस्तुति के साथ वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भर दिया। राज्यपाल ने समारोह में भाग लेने वाले कलाकारों को 6 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती सिंह राव सहित पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में पहुंचे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत विशेष तौर पर वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मानव सेवा राष्ट्र निर्माण आर्य समाज के 150 वर्ष थीम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज ने हमेशा समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं मौजूदा समय में भी प्रासंगिक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी मानव को एक साथ एक समान मानकर ही विकसित राष्ट्र की आधारशिला रखी जा सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आर्य समाज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 तथा 200 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्कों का अनावरण भी किया था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में DFCCIL की अंबाला इकाई को समग्र क्षेत्र में दक्षता के लिए शील्ड देकर प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ सम्मानित किया है। हाल ही में निकाय ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली क्षेत्रीय इकाइयों को सम्मानित किया गया। यह रेलवे का एक निकाय है जो डेडिकेटेड कैरियर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले माल के लिए लाइन के रखरखाव और उसको संचालन करता है। सभी 10 इकाइयों में से अंबाला इकाई को वर्ष 2024-2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई चुना गया। मुख्य महाप्रबंधक नॉर्थ जोन पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने शीर्ष अधिकारियों के साथ अंबाला इकाई के समग्र दक्षता फील्ड की प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इकाई का क्षेत्राधिकार पंजाब के साहनेवाल से उत्तर प्रदेश के न्यू खुर्जा के बीच है और इसके अंतर्गत 35 स्टेशन आते हैं। इस कॉरिडोर के द्वारा माल ढुलाई का काम किया जाता है, जिसमें रेलगाड़ियों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानियां बरती जाती हैं। रात्रि में नियमित रूप से पेट्रोलिंग भी की जाती है तथा स्टाफ भी पूरी तरह से सतर्क रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना के तहत नए टर्मिनल बनाए गए हैं, जिनमें हरियाणा के शंभू और यूपी के गुलावटी में टर्मिनल बनेंगे। फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण से माल ढुलाई में काफी आसानी हुई है तथा उपभोक्ताओं का खर्च भी कम हुआ है। डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे समूह में अभी ये डेवलप होने वाला है। इसी तरीके से एक हमारा गुलावटी है उत्तर प्रदेश में, जो हमारे यूनिट के अंदर आता है, उस पर भी हम लोग एक कार्गो टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं, जो एडवांस स्टेज में डेवलप हो चुका है। इस और आगे के भविष्य में हो सकता है कि ट्रेनों की संख्या बढ़े, तो ये हमारी जो सिंगल लाइन है खुर्जा से यहाँ तक, उसकी डबलिंग भी की जा सकती है। फ्रेट कॉरिडोर से लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो गई है, तो जैसे जो हमारे माल ढोने की जो कॉस्ट होती है वो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें कम हुआ है, तो जिससे माल उपभोक्ता को भी हमारा सामान सस्ते दरों पे मिलेगा। और जैसे कोई हमारे पोर्ट में भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो कम दर पे हमारा माल विदेशों में जा सकेगा, जिससे कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज नगर निगम के तहत 18 वार्डों में 14.5 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने शहर की सफाई के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए 18 इलेक्ट्रिकल वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों से सफाई कार्यों में और भी सुगमता आएगी तथा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की नई इबारत लिखने का काम किया है। अंबाला में विकास का यह पहिया निरंतरता में चल रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, वे सभी कार्य अगले 10 दिनों तक धरातल पर शुरू हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर आज विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और अंबाला शहर नगर निगम के आज, जैसे मैंने कहा, 14.5 करोड़ के ये काम और 1 करोड़ 7 लाख रुपए के ई व्हीकल्स, पॉल्यूशन कम हो उसके, कूड़े का निस्तारण भली भांति हो उसके,
ऐसे लगभग 15.5 करोड़ का टोटल व्हीकल्स का और डेवलपमेंट के कामों का आज यहाँ से शिलान्यास भी है। लगातार अंबाला शहर नगर निगम द्वारा या अंबाला के गांव के अंदर भी आपने देखा होगा पीछे कई करोड़ रुपए के जो है काम हुए थे, और अंबाला को और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए लगातार माननीय नैयर सिंह सैनी जी, उनका आशीर्वाद, उनकी पूरे मंत्रीगणों का साथ स्नेह जो है लगातार बना हुआ है। हमारे एमसी सभी अपनी बड़ी मेहनत के साथ नीचे से ग्राउंड के ऊपर जो है जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मैं उनसे और भी आग्रह करूंगा कि अपना और ज्यादा से ज्यादा जो है ग्राउंड का धरातल का संपर्क का बढ़ाएं। बल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज आर्यनगर में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित सामुदायिक भवन का रिबन काटकर और हवन के साथ शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र का 25वां सामुदायिक केंद्र है। इससे पहले 24 सामुदायिक केंद्र जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। इस भवन का उद्देश्य आम जनता और गरीब वर्ग को कम खर्च में शादी, विवाह और धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा देना है। विधायक ने कहा कि महंगाई के इस दौर में गरीब परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भवन का उपयोग समाज और समुदाय की भलाई के लिए किया जाए। लोगों को सबसे जो समुदाय भवन आज बनकर तैयार हुआ है, 1.5 करोड़ की लागत से आर्य नगर का ये समुदाय भवन बनकर तैयार हुआ है। और उसके साथ साथ भी जो कि रोड है, सीवर है, नाली है, उनकी हमने 4 दिन पहले इसकी शुरुआत की थी। और जो समस्या जो बहुत लंबे समय से इनकी डिमांड थी, जर्जर इसकी हालत थी, कोई आदमी शादी नहीं करता, प्रोग्राम नहीं कर सकता था। और मेरा ये कहना है कि इस तरह के समुदाय भवन जो बनाए हैं, इस तरह के शहर में आज 25 हमारे समुदाय भवन बन चुके हैं। और जो आज पहले 24 थे, 25 में शुरुआत, 25 में नए एंट्री हैं कि इसमें आने वाले समय में जो शादियों के दिन है, इसका लोगों को लाभ मिलेगा। यमुनानगर में आज से 5 दिवसीय ऐतिहासिक राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला श्रद्धा व उत्साह के साथ शुरू हो गया है। अंबाला मंडल के आयुक्त संजीव वर्मा ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इन प्रदर्शनियों में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इस मौके पर मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने कहा कि यह मेला लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। मेले में आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई, जिनसे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बन गया है। बहुत पवित्र धरती है, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आगमन रहा है। चाहे गुरु नानक देव जी की बात करें, चाहे हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, चाहे महर्षि व्यास की बात करें, तो ये ऐसी तपोभूमि है जहाँ इस देश को, इस पूरी दुनिया को इस धरती से नई ऊर्जा मिली है। और इसके अलावा ये धरती पे जो लोगों की बहुत सारी आस्था है, बहुत सारे उनके जो धार्मिक जुड़ाव है, और यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं। इस अवसर पे लगभग 8 से 10 लाख लोग हर साल इस पे आते हैं, अपनी श्रद्धा के लिए आते हैं और यहाँ से नई रोशनी के साथ, नए ज्ञान के साथ जाते हैं। मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में डीएसपी रैंक के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल सारे मेला क्षेत्र का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं ड्रोन कैमरे से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2500 के लगभग पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। कर्मचारी पुलिस के लगते हैं पूरी इस व्यवस्था को करने में। इसके अलावा ड्रोन संचालक भी पुलिस के हैं। एसडीआरएफ की हमारी टुकड़ियां भी है जो इस घाट, इस पे सरोवर में आप देख पा रहे होंगे कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, तो 3 टुकड़ियां हमारी एसडीआरएफ की भी तैनात रहती हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है और जो कंट्रोल रूम है सीसीटीवी का, उसको भी पुलिस के जो जवान हैं वो ही संचालित करते हैं। मुझे लगता है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सालों की कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है। वहाँ पुलिस के कर्मचारी बैठ के लगातार निगरानी रखें, किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई इस तरह चोरी की या छीना झपटी की इस तरह की घटना ना हो पाए। जो लेडीज़ के नहाने के लिए एनक्लोजर्स यहाँ पे बने हुए हैं, उन पे स्पेशली लेडीज स्टाफ अलग से लगाया जाता है। ड्रोन से भी हम लगातार इस पे निगरानी रखेंगे।
वहीं मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि प्राचीन मान्यता है कि यहां पर आकर तीनों सरोवरों में स्नान करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी तरह के ऋण उतर जाते हैं, इसलिए वह यहां पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ये जो कपाल मोचन, ऋण मोचन और सूर्य कुंड जो 3 कुंड हैं, इनमें मैं स्नान करने के लिए आया था यहाँ। तो फिर मैंने सोचा कि भी चलो बाजारी भी की जाए। बीस साल के हो गए हम 20 साल। अब बाचो मार कर दिया आशा बाचो कम यहाँ बच्चा कम लोट हो गए जी, बच्चा देखते हैं बस यही बात है, बर्दाश्त करते हैं बच्चों। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके अलावा तीनों सरोवर में बोट एवं गोताखोर लगाए गए हैं ताकि किसी अनहोनी के समय वे लोगों को बचा सके। गोताखोर का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से वह ड्यूटी पर तैनात है। ड्यूटी है वो रेस्क्यू की है ताकि कोई हादसा पानी में डूबने की वजह से ना हो। जो भी कई बार श्रद्धालु बाहर से आते हैं, बच्चे हैं, युवा, वो तैरने के चक्कर में बीच में चले जाते हैं, उनको रोकना ताकि कोई हादसा ना हो। यहाँ पर जो है लोग सभी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। कोई मन्नत कोई बच्चे के लिए आता है तो कोई शादी के लिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पांडव यहाँ पर आए, गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए। और जो ये सरोवर है कपाल मोचन, यहाँ पे श्रापित गौ बच्चा और शिव जी के जो कपाल का श्राप था वो भी यहाँ से जो है श्राप से मुक्त हुए प्रशासन की तरफ से। और हमारी ड्यूटी जो है लोगों की सुरक्षा की है कि ताकि कोई गहराई में न जाए अंदर या कोई हादसा ना हो। श्रद्धालु जो श्रद्धा से आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से अपने स्नान करें और उनकी सुरक्षा के लिए हमें तैनात किया गया। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में चल रहे सनातन संस्कृति जागरण अभियान के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5वीं गुरुकुल परियोजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि विकास की गति संस्कृति की जड़ों से जुड़ी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति बच्चों में नैतिकता तथा आत्मविश्वास का विकास करती है। यह पहल भविष्य की पीढ़ी को संस्कार युक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने संस्कृति और भारतीय परंपराओं के संवर्धन के लिए ऐसे आयोजनों की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी ने कहा कि जब युवा शक्ति संस्कृति और संस्कारों से जुड़ती है तब राष्ट्र सशक्त होता है और नई मिसालें कायम करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति जीवन में संयम, साधना व सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने लोगों से अपने जीवन में समय का सदुपयोग और साधना को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई जिनमें विद्यार्थियों ने भारतीय नृत्य, गीत तथा श्लोकों के माध्यम से संस्कृति के महत्व को उजागर किया। प्रदेश भर में धान एवं अन्य फसलों की खरीद बेहतर एवं पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जिला जींद में भी सभी मंडियों में खरीद प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और किसान हित में निरंतर जारी है। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 1,82,408 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। धान खरीफ सीजन के दौरान मंडियों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी किसान को कोई परेशानी ना हो। किसानों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मार्केट कमेटी सचिव संजीव जांगड़ा ने बताया कि अब तक 11,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। कुछ उठान बाकी है। कपास, बाजरा, धान फसल लगातार मंडियों में पहुंच रही है। किसानों के लिए बिजली, पानी की व्यवस्था है। साथ ही गेट नंबर 2 पर कैंटीन भी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान को पूरी तरह से सुखाकर व साफ करके ही मंडियों में लाएं ताकि नमी के कारण किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उसका उठान बाकी है, वो चल रहा है। इसके अलावा जो है हमारी सारी खरीद जो है प्राइवेट स्तर पर हो रही है और प्राइवेट स्तर पर लगभग अगर मैं बात करूं तो करीबन 9,000 क्विंटल के आसपास की अराइवल जो है डेली आ रही है, जिसमें कपास भी है, बाजरा भी है और धान भी शामिल है। और जिसको जो है डेली स्तर पर जो बिक्कर जो है डेली स्तर पर काम ठीक तरीके से चल रहा है। तो खान पीन के जो जमींदार अपने दफ्तर खा पी का है, चाय पानी में टोके है, बढ़िया व्यवस्था हाल तो ठीक है,
ज्यादा हुआ कोई नहीं, भीड़ भी रहता है, खाना पीने की कोई समस्या बढ़िया है। व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। अब की बार पानी भी बहुत अच्छा है और शेड वगैरह की तो व्यवस्था है ही, और उसके बाद फसल भी बहुत अच्छी बिक रही है। जमींदार भी बहुत खुश है अब की बार, जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ी हुई है। पलवल के जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की मासिक बैठक ली। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आमजन सहित वाहन चालकों के लिए सफर को सुरक्षित व आरामदायक बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में सड़क हादसों को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। जिले में प्रशासनिक गलतियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं न घटित हो, जिस विभाग की गलती के कारण दुर्घटना होगी वह विभाग इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। एजेंसी की गलती की वजह से सड़क दुर्घटना होगी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में जहां अधिक दुर्घटनाएं घटित होती हैं, वहां विशेष ध्यान देकर आवश्यक कदम उठाते हुए इनमें कमी लाई जाए। उन्होंने जिले में प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं का कारण पता लगाकर उस पर तुरंत एक्शन लेने को कहा। उन्होंने अवैध अतिक्रमण को हटाकर जाम की समस्या से निजात दिलवाने व सड़कों पर पानी की निकासी करवाने के भी निर्देश दिए। डिस्ट्रिक्ट में कितने एक्सीडेंट हुए और कितनी फैटिलिटीज उनमें हुई। इस महीना जो सितंबर में जो 53 एक्सीडेंट हुए और 26 उसमें डेथ हुई। तो हर डेथ को हम ऑडिट करते हैं कि क्यों ये डेथ हुई और किस प्रकार आने वाले समय में उन डेथ को हम रोक सकते हैं, उसके लिए हम इसमें स्टेप लेते हैं। इसके अलावा हम जो डिफरेंट एजेंसीज जैसे IIT मद्रास इसमें हमारी मदद कर रहा है, वो हमें डेथ ऑडिट की रिपोर्ट देता है। तो उसके आधार पर और आगे हम किस प्रकार हमारे रोड को सेव कर सकते हैं और जो डेथ है उनको कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पे हम कार्रवाई करते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में आज 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के मेरा युवा भारत पहल के तहत PU के युवा कल्याण विभाग की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन आज चंडीगढ़ प्रशासन की मुख्य सचिव H राजेश प्रसाद ने किया। इस मौके पर खेल विभाग की सचिव प्रेरणापुरी, कुलपति प्रोफेसर रेणु विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। इस दौरान मुख्य सचिव ने शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से जनजातीय युवाओं के सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में जनजातीय युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने माय भारत द्वारा युवाओं को एक साझा मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता और समावेशिता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की। वहाँ कुछ अपना दिखाएंगे, कुछ वहाँ से अपना सीखेंगे और जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सपना हमें विकसित भारत का दिया है कि 2047 तक हमें देश को विकसित बनाना है, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने में जो भी ये बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, ये यहाँ से जो व्यवस्था सीख कर जाएंगे, कैसे एक शहर बनता है, कैसे एक शहर की व्यवस्था काम करती है, तो ये बच्चे वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, महसूस करेंगे, सीखेंगे और अपने अपने गाँव में, अपने अपने राज्य में जाकर उस व्यवस्था को सुचारू रूप से वहाँ पे भी उसको अमली जामा पहनाया जाए, उस दिशा में ये कार्य करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये 7 दिन इन बच्चों के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। सप्ताह भर तक चलने वाले इस आवासीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड व ओडिशा के नक्सल प्रभावित जिलों से आए 200 जनजातीय युवा तथा 20 सुरक्षा बल अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में संवाद सत्र, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कार्यशालाएं आयोजित होंगी। इसके अलावा प्रतिभागियों को भ्रमण भी करवाया जाएगा, जिनके विषय नशा मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 रहेंगी। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में आज सिरसा में पुलिस अधीक्षक दीपक सहारा ने मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी मेडिकल स्टोर संचालक की नशे के कारोबार में संलिप्तता पाई गई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने स्पष्ट कहा कि मेडिकल स्टोर संचालक डॉक्टर की अधिकृत पर्ची के बिना किसी भी तरह की दवाइयां ना बेचे और नशीली प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री से
पूरी तरह परहेज करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में खुफिया तंत्र को मजबूत करें और प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री कम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। एसपी सहारा ने कहा कि कुछ लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई मेडिकल स्टोर नशीली दवाइयां बेच रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचित करे ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। किसी को भी जो हमारी ऐसी दवाएं हैं जो कि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज की जाती हैं या जो मिसयूज के प्रोन हैं वो ना दें। इसके अंदर स्ट्रिक्ट चेक रखें। दूसरा, अपने वहां पर जो आपके इनके कैमरे हैं, कैमरे दुरुस्त रखें, उनमें कम से कम 1 महीने की फुटेज होनी चाहिए। तीसरा, जब सामने जो व्यक्ति इनके पास कई बार सिरिंज लेने आता है तो वो सिरिंज को खुले तौर पे ना बेचें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दें। वहां पर यदि कोई इंजेक्शन है आफ्टर यूज उसको फेंक देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करें फेंकने से पहले, ताकि वो रीयूज ना हो सके। हमें अपने समाज को, अपने सिरसा जिले को, हरियाणा को, देश को नशे के प्रकोप से बचाना है और इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर काम करें। और केमिस्ट एसोसिएशन ने हमें भरोसा दिया है, एक एक व्यक्ति ने हाथ उठा के हमें भरोसा दिया है कि वो मेडिकल इंटॉक्सिकेंट की सेल नहीं करेंगे। कैथल के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सनातन धर्म मंदिर के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया और नियमों के बारे में जागरूक करना था। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता व मास्टर ट्रेनर अरविंद खुरानिया ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के बच्चा गोद लेना गैर कानूनी है और इससे भविष्य में अभिभावक तथा बच्चे दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। है कि अडॉप्शन में क्या नियम है, कैसे उसकी पालना करनी है, कैसे हम बच्चे को लेने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और कौन कौन से बच्चे हैं जो अडॉप्शन में जा सकते हैं। कार्यशाला में उपनिदेशक एवं जिला अटॉर्नी सुखदीप सिंह ने बच्चा गोद लेने के विनियम 2022 और कारा के दिशा निर्देशों के तहत कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पैरा लीगल वॉलंटियर्स, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा डीएलएसए कैथल की रक्षा सलाहकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल उपवन कैथल 2018 से बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद दे रहा है। अब तक 90 बच्चे गोद लिए जा चुके हैं, जिनमें से 4 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोद दिया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बच्चा गोद लेते समय हमेशा कानूनी प्रक्रिया अपनाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और दे दी गई है और काफी सरलता की गई है और उसमें कुछ शर्तें भी और ऐड की गई है ताकि बच्चा आगे सुरक्षित रहे, अच्छा जीवन जी सके और अच्छे जीव का। तो हमें ये संस्था कैथल की संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ से काफी बच्चे विदेशों में भी अडॉप्ट किए गए हैं और अच्छा तरह से इनका संचालन कर रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर सभा के अध्यक्ष रवि भूषण गर्ग और समाज सेवी प्रेमचंद ने आयोजकों के प्रयास की सराहना की और इसे बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि गोद लेने की पूरी कहानी प्रक्रिया अपनाना जरूरी है ताकि बच्चे और अभिभावक दोनों सुरक्षित रहें और भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी न आए। वो थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू कानून करे। बिना कानून के अगर हम बच्चा गोद लेंगे वो वैलिड नहीं है, कल उसके ऊपर केस होते हैं। तो माँ बाप कई बार प्रयास करता है कि मुझे बस आज गया और आज ही बच्चा मिल जाए। नहीं, पूरी प्रक्रिया है उसकी जो अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। और बड़ी अच्छी बात हमारे लिए ये है कि आज तक जितने भी हमने बच्चे भेजे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू रूल्स भेजे हैं और ऐसे ही भेजते रहेंगे। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।